हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। आज की हमारी इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाएँ क्लास 12 फिजिक्स के वेरी 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 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेरिवेशन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपकी डेरिवेशंस कौन कौन सी हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं लघु में और दीर्घ में। तो आज मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपके पेपर में हर बार रिपीट हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये चैप्टर 1 में, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है, 1 में आपको मिल जाएगा फिजिक्स की बुक में। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कौन सा व्यंजक निकालना रहता है, वो मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगा। बाकी आप इसकी डेरिवेशन किससे तैयार करेंगे अपनी बुक से। ठीक है, ये इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इन सब पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक है वो ये निकलता है E = 1/4πε0.2p/r³। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी दिशा में व्यंजक है, स्थित किसी मतलब बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ये। इसको आपने बताया था पिछली वीडियो में कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं E = 9 × 10⁻⁹। इसका मतलब क्या है, ये 1/4πε, ये जो 1/4πε0 है, ये कांस्टेंट रहता है हमारा। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती हुई कुछ, तो इस जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू यही होती है कि 9 × 10⁻⁹। तो यानी 1/4πε0 की जगह आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। मल्टीप्लाई में है तो 2p/r³, ये ऐसे ही रहेगा 2p/r³। तो ये वैल्यू यही हमको प्रूव करके लाना रहता है। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, है ना, कोई बिंदु है उस पर हमको विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ई की वैल्यू मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर है वी। तो वी यानी कि विद्युत विभव निकालना है, नहीं वोल्टेज, तो वी है। वी के लिए क्या होगा, 1/4πε0 के है साथ में। ठीक है, 1/4πε0 के डॉट Q/R। यहाँ पर के क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि के क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक है, किसी का मतलब कोई के जो है वो कांस्टेंट भी आप मान सकते हैं। तो के जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी K = 1। K = 1 कब होगा, जब हमारा एयर में कोई माध्यम, जब हमारा कोई एयर में माध्यम होगा, तो उसके लिए हम लोग K = 1 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ऊपर वाले जैसे मैंने बताया, तो इसकी भी आप वैल्यू लिख सकते हैं 1/4πε0। मान लेते हैं अगर एयर के लिए निकालेंगे तो एयर के लिए K = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब के की वैल्यू, तो यहाँ पर जब हम लोग के की वैल्यू 1 रखेंगे तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, यही वाली जो ऊपर मैंने बताई थी आपको, 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पर डॉट Q/R, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बिंदु, तो ये हमारा विद्युत विभव का व्यंजक निकल के आ जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। ठीक है, क्या फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। ऊपर वाले जो आपने पढ़ा था वो वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना था, यहाँ पर क्या है, वैद्युत विभव के लिए सूत्र निकालना है, लेकिन किस लिए, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में लिए। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या है, V = 1/4πε0 के डॉट P/r²। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने, K = यहाँ पे भी मान लेते हैं अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/4πε0 की वैल्यू हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ ये जो मल्टीप्लाई में था ये बिल्कुल सेम वही तरह उतार देंगे, P/r², ये इसका डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन, किरचॉफ नियम को परिपथ चित्र बनाकर समझाना है। किरचॉफ का जो नियम होता है परिपथ चित्र बनाना है। किरचॉफ का नियम आपको मैंने बताया था, दो नियम होते हैं किरचॉफ के। कौन सा होता है, एक धारा का नियम होता है जिसमें सारी करंट मतलब दो, एक 3 पर यहाँ करंट आके मिल रही है और बाकी यहाँ से जितनी निकल रही है, तो जितनी आ रही हैं उनका योग प्लस जितनी जा रही हैं उनका योग, दोनों को बराबर रख के दिखा दिया जाता है। जैसे मान लें 2 करंट आ रही हैं तो 2 + 2, 2 आ रही हैं जाके 3 रही, मान लें 3 + 2, ऐसे इस तरह जा रही है, तो ये और ये दोनों को बराबर हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, कि मान लेते जैसे I1 और I2 आ रही है, I1 + I2 इधर से आ रही है। ठीक है, ये और प्लस I3, ये तीन आ रही है ना, ये I1 I2 I3 किसके बराबर दिखा देंगे, ये I4 और I5, तो क्या बराबर दिखा देंगे, I4 + I5। इस तरह से आप दिखा सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये इस तरह से किरचॉफ का नियम पहला कहता है। दूसरा नियम है फ्रेंड्स इसका वोल्टता का नियम। इसमें क्या होता है, वोल्टता का नियम यानी कि जो हमारा संगत प्रतिरोध होता है उसके साथ धारा का गुणन कराएंगे। ठीक है, जो हमारा संगत प्रतिरोध होता है उसके साथ धारा का गुणन कराएंगे और वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर होता है, जो हमारा EMF लगा होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम कहता है, इसको हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नियम को हम लोग धारा नियम भी कहते हैं, दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, आपको, आप मेरे चैनल पर अगर विजिट करेंगे तो आपको ये बायो-सेवर्ट का सूत्र मिल जाएगा। कैसे मैंने बताया इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाया है। तो क्या क्या है वहाँ पर मैंने एक धारावाही लंबे चालक में बताया था, यहाँ पर क्या है, धारा उत्पन्न वृत्ताकार। तो वृत्ताकार में याद रखिएगा जो सूत्र निकालेंगे बायो-सेवर्ट को, वो क्या निकलता है, B = μ0 × Ni/dt।
2r। ये हमारा बायोसेवर्ट का नियम कहता है वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको प्रूविंग करनी है, ठीक है। ये सारी डेरिवेशन ही है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा था डेरिवेशन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको सारा अपने बुक से देखना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बस मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना पढ़ लीजिएगा बुक से। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ, अवतल या उत्तल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो गोलीय पृष्ठ है हमारा वो अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ है। पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र की सहायता से लेंस का सूत्र स्थापित करना है। मतलब अवतल हो या उत्तल हो, उन दोनों पर प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा सूत्र की सहायता से, मतलब जो अवतल हो या उत्तल हो, उन दोनों पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र की सहायता से लेंस का सूत्र हमको निकालना है। तो लेंस का सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/f, कैपिटल F यानी फोकस दूरी, 1/f इजकल टू n-1, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में है, साथ में तो मल्टीप्लाई में है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा कहता है लेंस का सूत्र, किसके लिए, अवतल हो या उत्तल हो, किसी भी गोलीय पृष्ठ, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करना है। यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है, संपर्क में दो लेंस रखे हैं, मान लेते हैं ये संपर्क में दो लेंस रखे हैं हमारे, एक ये पहला लेंस रखा है पतला और ये दूसरा लेंस रखा है पतला, ठीक है। ये दो लेंस रखे हैं और क्या कह रहा है, संयुक्त फोकस दूरी इन दोनों की, एक यहाँ पर एक देखिए, यहाँ इनकी कुछ फोकस दूरी है और कुछ यहाँ पर इसकी फोकस दूरी है, ठीक है। यहाँ पर फोकस दूरी, कुछ इसकी फोकस दूरी है। तो दोनों की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना है हमको। दोनों की कंबाइंड फोकस दूरी, यानी कि कंबाइंड दोनों की मिला के जो फोकस दूरी आएगी वो टोटल क्या होगी, वो हमको बताना है उसके लिए सूत्र, ठीक है। उसके लिए सूत्र क्या होगा, देखिए 1/F इजक्वल टू, जो फाइनल हमारी निकलेगी, मतलब दोनों की मिला के निकलेगी कंबाइंड, उसको दिखाएंगे हम लोग कैपिटल F से, इजक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2। मतलब कहने का मतलब ये F1 जो है वो पहले लेंस की फोकस दूरी है, F2 है वो दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो 1/F2 टोटल F निकलेगा इजक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इसका दूसरा तरीका है ये लिखने का, 1/F इजक्वल टू 1/F1 प्लस, मतलब आप या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि दोनों को माइनस किया जा रहा है F1 से F2 को, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं 1/F इजक्वल टू 1/F1 प्लस 1/-F2। ये माइनस का है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों जब करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, आज वैसे भी यही जाना है माइनस में, लेकिन आप इसको अलग भी सेपरेट में दिखा सकते हैं कि जो F2 होता है वो माइनस में होता है, बाकी हमारा ये होता है प्लस में ही है ना, ऐड हो रहा है, इनका एडिशन ही हो रहा है, लेकिन ये मतलब माइनस आएगा कहाँ से, वो आप दिखा सकते हैं कि ये -F2 होता है और यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। तो आप कोई भी आप लिख सकते हैं वहाँ, ठीक। फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारा गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है। गोलाकार जो हमारे संधारित्र होते हैं उनकी धारिता के लिए कौन सा व्यंजक आप निकालेंगे वहाँ, ठीक है। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आप अपनी चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, संधारित्र चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक। फिर फ्रेंड्स अगला टॉपिक है संधारित्र का श्रेणी क्रम और संधारित्र का समांतर क्रम। ये दो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आपसे डेरिवेशन जरूर ही पूछा जाएगा, किसी ना किसी एक पर आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा अगर आपने प्रतिरोध वाला पढ़ा होगा, ओम के नियम में क्या होता है, प्रतिरोध का जो होता है वो क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में देखिए, हम प्रतिरोध के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम संधारित्र के लिए बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर R है तो यानी कि अगर श्रेणी क्रम में है तो क्या होता था, R1, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, और प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से चलता है। और यहाँ पर अगर पैरेलल होता था, ठीक है, तो यानी कि 1/R, तो आप क्या निकालते थे, 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3, आप इस तरह से निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, बस यहाँ पर मतलब क्या है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे कहा जा रहा है संधारित्र का श्रेणी क्रम, तो इसका मतलब क्या है, 1/C में होगा, ठीक है। अगर आपसे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर आपसे श्रेणी क्रम संधारित्र का पूछा जा रहा है तो आप जस्ट उसी को उल्टा लिख देंगे, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/CN। याद रखिएगा, जो प्रतिरोध में श्रेणी समांतर क्रम में लिखा जाएगा उसी को संधारित्र में श्रेणी क्रम में लिखा जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाता है दोनों का, ठीक। यहाँ पर क्या, संधारित्र का समांतर क्रम यानी कि समांतर क्रम, अगर प्रतिरोध का समांतर क्रम होता है तो 1/में लिखते हैं, लेकिन यहाँ संधारित्र की बात हो रही है तो इसको हम लोग श्रेणी में लिखेंगे। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू डैश 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 CN, ठीक। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड, नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। ये भी आपको चैप्टर में मिल जाएगा, नाभिकीय चैप्टर में, ठीक है। यहाँ से आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के साथ फ्रेंड्स 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। पहला टॉपिक है जो हमारा है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका वो नाभिकीय संलयन। तीसरा टॉपिक है वो नाभिकीय ऊर्जा। तीसरा टॉपिक है जो फ्रेंड्स वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। पहला है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, या तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा। ये 3 टॉपिक आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप कहीं नोट कर सकते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में आपको 3 टॉपिक है जरूर पढ़ के जाना है। नाभिकीय रिएक्टर भी आपको पढ़ना है, नाभिकीय विखंडन भी आपको पढ़ना है, नाभिकीय संलयन भी पढ़ना है, नाभिकीय ऊर्जा भी पढ़नी है। तीनों आपको टॉपिक पढ़ के जाना अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी आपकी फिजिक्स में जो 5 नंबर में पेपर में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये सब अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार करके जाना है, ठीक है।
तो बस आप इतना पेपर में तैयार करके जाइएगा, तो समझ लिए हर डेरिवेशन में इन्हीं में से कोई ना कोई आपकी डेरिवेशन जरूर आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।